प्यारे बच्चों आदाब। मैं शाकिर शफ़ी इस वक्त आपका क्लास टीचर। आप सभी जहाँ भी हो शाद रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस वक्त 9वीं जमात की उर्दू क्लास होने जा रही है और 9वीं जमात के उर्दू में एक नज़म है जिसका उन्वान है नई तहज़ीब, और इसके मुसन्निफ जो है, इसके तख्लीक़कार जो है वो है अकबर अलाहाबादी। तो हम नज़म के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बाद नई तहज़ीब जो नज़म है जिसको अकबर अलाहाबादी ने लिखा है, इस नज़म के बारे में हम बात करेंगे। इस नज़म की एक बार हम किरत करेंगे और इस नज़म को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके अशार को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि नज़म क्या है। नज़म क्या है? नज़म जो है, नज़म शायरी की एक सिन्फ है, एक शायरी सिन्फ है। नज़म एक शायरी सिन्फ है। मैं आपको बता दूं कि कल तक जब हम पढ़ते थे और हमारी जो उर्दू की किताब थी उसका नाम था गुलिस्तान नस्र व नज़म, उसका नाम ही था किताब का गुलिस्तान नस्र व नज़म। और कल तक हम सारी शायरी को, शायरी की मुख्तलिफ़ असनाफ जो हैं, गज़ल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, रुबाई है, किता है, जो भी है, इन सब को हम नज़म ही के उन्वान से जानते थे, नज़म ही के उन्वान के तहत हम इनको पढ़ते थे और बाद में अलग अलग देखते थे। लेकिन अब जो है बहारिस्तानी उर्दू सीरीज़ में नज़म एक अलग सिनफ है। ये फ़नी लिहाज से भी अलग है, इसकी शनाख्त भी अलग है, इसकी तकनीक भी अलग है, और गज़ल अलग सिनफ है और दूसरी असनाफ की अलग शनाख्त है। नज़म जो है तो सबसे पहली चीज़ कि एक शायरी सिनफ है, एक शायरी सिनफ है। अब जब नज़म एक शायरी सिनफ है तो फिर हम कहेंगे कि नज़म किसको कहते हैं। बुनियादी तौर पर हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि नज़म क्या है। नज़म और दूसरे असनाफ शेर जो है उनमें क्या फ़र्क है। जैसे अगर हम दूसरे असनाफ शेर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता दूं, दूसरे असनाफ शेर में हम गज़ल की बात करेंगे, दूसरे असनाफ शेर में हम रुबाई की बात करेंगे, ये क्लासिकी असनाफ है। इसी तरह से हम मसनवी की बात करेंगे, इसी तरह से हम मरसिया की बात करेंगे। और अगर हम बात करेंगे दूसरे जो भी जितनी भी असनाफ है और इन्हीं के साथ हम नज़म की भी बात करेंगे, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन असनाफ और नज़म के दरमियान क्या फ़र्क है। अगर हम गज़ल की बात करेंगे तो गज़ल के बारे में आम हम यही मानते हैं कि गज़ल के लुग़वी माने औरतों से बातें करना, हुस्न इश्क की बातें करना, और गज़ल जो है मानवी तौर पर इसका हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और इसमें कोई मौजू नहीं होता है, और अशार में माने के लिहाज से तसलसल ज़रूरी नहीं है। इसके बाद रुबाई के बारे में ये मानते हैं कि रुबाई के औज़ान मुख्तस है। ये चार मिसरों वाली एक सिनफ है जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं एक रुबाई में, 2 शेर, और इसके 21 औज़ान मुख्तस है। अगर उनसे बाहर लिखें तो वो रुबाई नहीं है। बड़ा नाजुक और बड़ा मुश्किल फ़न है रुबाई का फ़न। इसके बाद हम मसनवी कहेंगे तो मसनवी जो है इसमें किस्सा, कोई कहानी होती है और उस कहानी को अशार में बयान किया जाता है तो उसको मसनवी कहते हैं। फिर मरसिया की बात करेंगे तो मरसिया जो है ये रिसाई अदब एक अलग चीज़ है। इसमें किसी मरने वाले के गम में जो मातम किया जाता है, जो उसकी तारीफ़ें की जाती है, वो सब जो है वो मरसिया के ज़ुमरे में आता है। कसीदा भी एक सिनफ है, तो कसीदे में ज़िंदा लोगों की तारीफ़ें की जाती है, उनके गुण बयान किए जाते हैं। तो वो जब ज़िंदा लोगों की तारीफ़ें करी जाए, ज़िंदा लोगों के गुणगान उनका किया जाए, तो जिस सिनफ में उर्दू में उसको किया जाता है उसको कसीदा कहते हैं। अब गज़ल, रुबाई, मसनवी, मरसिया, कसीदा और इन सब चीज़ों से नज़म कैसे अलग है। सबसे पहली चीज़, नज़म जो है, नज़म एक जदीद शायरी सिनफ है, जदीद शायरी सिनफ। नज़म के मानों में अगर हम बात करेंगे, सही मानों में अगर हम नज़म को देखेंगे तो नज़म इनसे इसलिए भी अलग है कि एक जदीद सिनफ है। अब एक और चीज़ कि नज़म के माने हैं मंजूम करना, किसी चीज़ को पिरोना,
पिरोना, माला में मोती पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना। जैसे जब हम माला बनाते हैं मोतियों की, तो उस लड़ी में पहले एक मोती पिरोते हैं, फिर दूसरा मोती डालते हैं, फिर तीसरा मोती डालते हैं, तो जब बहुत सारे मोती मिलते हैं तो एक माला बनती है। तो नज़म के असली माने वही है। जैसे माला में मोती पिरोए जाते हैं, इसी तरह नज़म में अशार पिरोए जाते हैं, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, और जब ये एक सब अशार एक साथ होते हैं तो इस लड़ी में आ जाते हैं तो एक माला बन जाती है, जिसको हम बाद में नज़म कहते हैं, अशार की माला। अब मंजूम कलाम को भी कहते हैं, लेकिन मंजूम कलाम तो गज़ल, रुबाई, कसीदा, मरसिया भी है। तो ये सबसे पहली इसकी शनाख्त यही है कि इसमें इसके माने हैं मोती पिरोना, अशार को एक साथ तसलसल के साथ एक के बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद एक और, तो उसको हम नज़म कहते हैं। एक और चीज़, नज़म जो है इसका मौजू होता है। गज़ल और नज़म में सबसे बड़ी फ़र्क यही है कि गज़ल मौजू ही नहीं होती है, गज़ल का कोई मौजू नहीं होता है, जबकि हर नज़म का कोई ना कोई मौजू होता है, किसी न किसी मौजू पर लिखी जाती है। और अशार में फिर क्या होता है कि इसकी तकमील भी होती है मौजू की, और यही नज़म और गज़ल में फ़र्क है कि इसका मौजू होता है और किसी मौजू में तसलसल के साथ अशार को बयान किया जाता है, और जब तसलसल के साथ अशार को बयान किया जाए, ख्याल शुरू हो, ख्याल का इर्तिका हो, ख्याल का क्लाइमैक्स भी आ जाए, अपने उरूज पर भी पहुंचे और वो ख्याल मुकम्मल भी हो, तो नज़म वजूद में आती है, तो नज़म वजूद में आती है। तो दो चीज़ें जो आपने समझी, पहली चीज़ ये कि नज़म के माने हैं पिरोना, लड़ी में मोती पिरोना, माला में मोती पिरोना। दूसरी चीज़ कि नज़म वो शायरी सिन्फ है जिसका मौजू होता है, जो मौजूई सिन्फ है। इसमें पहले मौजू होता है, फिर इसके बाद अशार लिखे जाते हैं। अब वो मौजू भी होता है और मौजू के साथ फिर शेर लिखे जाते हैं, उसी मौजू पर फिर शुरू, इब्तिदा, फिर इर्तिका, फिर इख्तिताम नज़म के अशार का होता है। अब इसके बाद नज़म जो है, नज़म की हैयत कोई एक हैयत में नज़म नहीं लिखी जाती, नज़म के लिए बहुत सारी हैयतें इस्तेमाल होती हैं। पाबंद नज़म एक है, तरकीब बंद एक है, तरजीब बंद एक है, मुअर्रा एक है, और क्या कहते हैं इसको, आज़ाद नज़म एक है, नसरी नज़म एक और नज़म है। तो ज़माने के साथ साथ नज़म के कालिब में तब्दीलियाँ भी आती गई। ये क्लासिकल असनाफ जो है, इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। गज़ल जैसी पहले थी वैसी आज भी है, रुबाई जैसे पहले थी वैसी आज भी है। मसनवी, मरसिया, कसीदा तो आजकल बहुत कम लिखी जाती है उर्दू में, लेकिन इनका फ़न जो है, इनकी तकनीक जो है वो तब्दील नहीं हुई। लेकिन नज़म जो है, नज़म ज़माने के साथ तब्दील होती रही, ज़माने के साथ तब्दील होती रही। नज़म का फ़न कंपैरेटिवली आसान करता हो, लोग इसको आसान करते गए, और जो ज़माने ने करवट ली, जो ज़माने ने बदलाव इख्तियार किया, नज़म में भी वो बदलाव आया, नज़म से क्या क्या तकाजे नहीं किए गए। नज़म के मुकाबले में किसी ज़माने में गज़ल की मुखालफत हुई, दूसरी असनाफ की तो बात ही नहीं। हाल ही ने तो जब नई नज़म की तहरीक उर्दू में शुरू हुई, हाल ही ने तो यहाँ तक कह दिया कि अफूनत में संडा से भी है बदतर, गज़ल और कसाइद का नापाक दफ्तर। हाल ही नई नज़म के अलमबरदारों में से थे। नई नज़म की जो तहरीक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कर्नल हॉल राइट के कहने पर शुरू करी थी, हाल ही उस तहरीक में पेश थे। तो उन्होंने वहाँ पर जब नज़में लिखनी शुरू की तो गज़ल और इसके साथ कसाइद, मसनवियों की मुखालफत शुरू हुई। लेकिन गज़ल मरी नहीं, लेकिन नज़म भी तरक्की करती रही, और नज़म में एक लचक एक किस्म की है। लचक ये कि हर ज़माने में इसमें तब्दीली आती रही। जब पाबंद नज़म लिखी जाती थी तो पाबंद नज़म के लिए उसूल बड़े पाबंदी के थे। जैसे हमारे यहाँ नज़ीर अहमद की नज़में, हमारे यहाँ इसी तरह से क्या बोलते हैं, अकबर आला आबादी की, नज़ीर अकबर आबादी की नज़में, अकबर आला आबादी की नज़में, अल्लामा इकबाल की नज़में, सब पाबंद नज़में हैं। इस्माइल मीरठी की नज़में, लेकिन मीरा जी, नून मीम राशिद और तरक्की पसंद तहरीक के साथ फिर नज़म में मुअर्रा नज़म आ गई, यानी उस पाबंद नज़म के जो उसूल थे उससे रदीफ़ और काफिया की पाबंदी जो है वो हटा दी गई और कहा गया कि ये मुअर्रा नज़म है, ब्लैंक वर्स। फिर एक और ज़माना बदला तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब इसमें वज़न की क्यों पाबंदी है, मिसरों को क्यों बराबर रखा जाए। फिर उसमें भी तब्दीली आ गई, कहा गया कि नहीं, अब न वज़न रखो, न रदीफ़ रखो, न काफिया रखो, न बहर रखो और लिखो नज़म। तो उस नज़म को आज़ाद नज़म कहा गया। क्या कहा गया? आज़ाद नज़म। जैसे नज़म की किस्में, मुअर्रा नज़म, आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म में फिर भी एक चीज़ थी कि इसमें
इसमें क्या है, बहर को काट काट के एक बहर बनाई जाती थी, फिर उसको तोड़ तोड़ के मिसरों में रखा जाता था। जैसे एक ही बहर को इस मिसरे में इसका एक अवजान, फिर दो अवजान, फिर दूसरे मिसरे में इसके दो तीन अवजान। लेकिन इसके बाद कहा गया कि वजन से बिल्कुल आज़ाद ही कर दिया गया नज़म को और सीधे नसरी नज़म लिखी गई। हालांकि नसरी नज़म का चलन उर्दू में उस तरह नहीं हुआ, लेकिन ये एक सिनफ है जो लिखी गई। तो नसरी नज़में भी लिखी गई, पाबंद नज़में भी लिखी गई, मुअर्रा नज़में भी लिखी गई, और हैतें भी बहुत सारी हैं नज़मों की। जितनी सारी शायरी हैतें एक तरफ, गज़ल, रुबाई, कसीदा, मसनवी, मरसिया, इनकी हैतें एक तरफ, और नज़म में जितनी हैतें वो सब एक तरफ। जैसे पाबंद नज़म में तरकीब बंद हो, तरजीह बंद हो, फिर उसमें भी गज़ल नुमा हो, मुसम्मत हो, मुसल्लस हो, मुरब्बा हो, मुखम्मस हो, मुअश्शर हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नज़म की, अगर हम इन पर बात करने बैठ गए तो इसके लिए 2-3 क्लासेस की ज़रूरत होगी कि नज़म के हैतें जो हैं और फिर उन हैतों की अलग अलग किस्में जो हैं वो कितनी हैं। तो नज़म में ये आज़ादी है, आप जिस तरह से लिखना चाहिए, नसरी नज़म लिखना चाहिए, आपके जहन ख्याल है, आपके पास ख्याल का तसलसल है तो लिखिए, नसरी नज़म, आज़ाद नज़म, मुअर्रा नज़म, जो भी है। पाबंद नज़म भी लिखना चाहे वो भी, गज़ल नुमा नज़म भी लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। गज़ल नुमा नज़म ही हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं। ये नज़म जो है ये उर्दू के मशहूर तंज़िया शायर, उर्दू के मशहूर तंज़िया शायर जिसका नाम है अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी उस दौर के शायर हैं जिस दौर में सर सैयद अहमद खान की तहरीक हिंदुस्तान में अरूज पर थी। सर सैयद अहमद खान की तहरीक के अरूज का जो ज़माना था, यानी जिस दौर में सर सैयद अहमद खान ने हिंदुस्तान में अलीगढ़ तहरीक शुरू की, उसी ज़माने के शायर हैं अकबर इलाहाबादी। अब देखिए, नज़म शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। 2-3 चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान मबजूल कराना चाहूँगा। पहली चीज़ कि अकबर इलाहाबादी के ज़माने में 1857 का हंगामा हुआ, 1857 की बगावत हुई। 1857 की जो पहली जंग आज़ादी हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, जिसमें सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के लोग एक साथ होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले शुरू हुए, जो मीरठ छावनी से लड़ाई शुरू हुई थी और फिर उसकी आग पूरे हिंदुस्तान में फैली गई। तो ये उसी ज़माने के शायर है, उसी ज़माने के आसपास ये शेर लिखते थे। तो हंगामा जो है 1857 का वो अकबर इलाहाबादी ने अपनी आंखों से देखा। तबाही जो 1857 में हुई वो अकबर इलाहाबादी ने अपनी आंखों से देखी, बर्बादी अपनी आंखों से देखी। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद अंग्रेज तहजीब, अंग्रेज सकाफत, अंग्रेज तमद्दुन पूरे हिंदुस्तान पर मुसल्लत हुआ, पूरे हिंदुस्तान पर। इससे पहले ये कलकत्ता और हुगली और उसके आसपास के इलाकों में था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। तो 1857 के हंगामे ने तो दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पूरा शिराजा बिखरने के साथ साथ उसका खात्मा कर दिया। और जब खात्मा कर दिया तो यूरोपी तहजीब जो है, अंग्रेजी तहजीब जो है, अंग्रेजी तहजीब की आमाजगाह जो है वो दिल्ली बन गया। तो दिल्ली जो है ये हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाला ये शहर जो है दिल्ली, तो यूरोपी तहजीब, यूरोपी तमद्दुन की आमाजगाह बन गया। और इस ज़माने में अगर आपको हालात का अंदाज़ा होगा, हिंदुस्तानी लोगों और अंग्रेज़ी तहजीब और अंग्रेज़ी तमद्दुन और अंग्रेज़ी सकाफत का मेल नहीं हो रहा था पहले क्योंकि 1857 की बगावत हंगामे के बाद अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए हिंदुस्तानियों पर, बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया, कुछ के आंखें नोच ली, कुछ के हाथ काट दिए और उल्टा लटका, यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर के बेटों को उनको उनके सर दर्द से अलग करके उनको लाल किले पर लटकाया दिया, शाही दरवाजे पर। वो अलग मौजू है। और ये कि इसके बाद एक नई तहजीब जब वारिद हो रही थी तो उस तहजीब को पहले लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, कबूल नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब कोई चीज़ बार बार आपके सामने आए तो बहुत ज़्यादा देर तक आप रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। तो आहिस्ता 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 हिंदुस्तानी अवाम ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, खासकर पढ़े लिखे तबके ने यूरोपी तहजीब को, यूरोपी कल्चर को, यूरोपी तमद्दुन को अपनाना शुरू कर दिया। और अगर हम अलीगढ़ तहरीक की पर भी गौर करेंगे, सर सैयद के नज़रियात पर भी गौर करेंगे, तो सर सैयद ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि यूरोपी तहजीब में जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे साइंसी उलूम है,
जैसे अंग्रेजी उलूम है, जैसे यूरोपीय उलूम है, उनको अपनाइए। और उसके साथ साथ यूरोप की तहजीब में जितनी अच्छी चीजें थी वो लोग अपना रहे थे, और एक नई तहजीब, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। एक तहजीब की जगह, एक कल्चर की जगह, एक सकाफत की जगह नई सकाफत, नया तहजीब, नया कल्चर ले रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये तब्दीली जो है, ये किसी एक सतह पर नहीं हो रही थी, ये इल्मी सतह पर हो रही थी, ये बागबानी के शोबे में हो रही थी, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो रही थी, हार्टिकल्चर के सेक्टर में हो रही थी, सोशल सेक्टर में हो रही थी, आपके खान पान में हो रही थी, आपके पहनावे में हो रही थी, आपके तौर तरीकों में हो रही थी, आपके उठने बैठने में हो रही थी, आपके आने जाने में हो रही थी, आपके घर गृहस्थी में हो रही। तो हर जगह एक आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली नमूदार हो रही थी। कुछ लोग इस तब्दीली के वकील थे, कुछ इसकी वकालत करते थे, इसको अच्छा समझते थे और चाहते थे कि हिंदुस्तान इस तब्दीली को कबूल करे, हिंदुस्तान इस तब्दीली को अपनाए, हिंदुस्तान मगरबी कल्चर, यूरोपीय तहजीब को अपना लें और इससे इस्तेफादा करें, इससे फायदा लें। लेकिन कुछ लोग जो थे वो डटे हुए हमाले की तरह खड़े थे इस तहजीब के खिलाफ, इस तमद्दुन के खिलाफ, क्योंकि उनको इस तहजीब की अच्छाइयां नजर नहीं आती थी। अच्छाइयां भी हो सकते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो रुख होते हैं। जहां अच्छाई होती है वहां उसके साथ बुराई भी, कोई चीज, कोई बुरी चीज भी हो सकती है। तो उनको उस चीज में, उस तहजीब में, आने वाली तहजीब में जो अच्छाइयां थी वो नहीं दिखती थी, बल्कि उनको उसकी खामियां, उसकी बुराइयां दिखती थी। और उनको इल्म था शायद इस बात का कि यह तहजीब अगर हमारी तहजीब पर हावी हो गई तो क्या होगा कि तबाही होगी, बर्बादी होगी, फैमिली के सतह तक, समाज के सतह तक और फिर मुल्क के सतह तक इंतशार पैदा होगा, रिश्तों में दरारें पड़ जाएगी, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी मामला पैदा हो जाएंगे। शायद उनकी नज़र उस पर थी। और ये हम मानते हैं कि शायर जो होता है, शायर एक विजनरी होता है, शायर एक दूरअंदेज शख्स होता है। उसको शायद कभी कभार इंट्यूशन में, आलम वजद में वो चीज़ें भी दिखाई देती है जो हमें नहीं दिखाई देती है। उसको उन चीज़ों का भी अंदाज़ा होता है जिनका हमको अंदाज़ा शायद नहीं होता है। और ये नज़म जो है, नई तहजीब, ऐसे एक मनुष्य, ऐसे एक शख्स की नज़म है जो मगरबी तहजीब के सामने सीना सिपर होके खड़े थे, जो मगरबी तहजीब की यलगार के सामने खड़े थे और इसको कबूलने के लिए आमादा नहीं थे, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इस नज़म का उन्वान है नई तहजीब। ये 9वीं जमात के उर्दू में है, इनके T1 में ये नज़म है। एक बार मैं इस नज़म की किरत करूँगा। ये अकबर इलाहाबादी की नज़म है। मैंने बोला अकबर इलाहाबादी जो है, अकबर इलाहाबादी एक तंजिया शायर थे, एक मिजाहिया शायर थे। उन्हें अगर यूरोपीय तहजीब में खामियां नज़र आ रही थी तो उनको यह भी अंदाज़ा था कि मुसलमान नाअहल हो गया है, हिंदुस्तान के लोग, उनमें ताकत नहीं है। फर्जी लतीफ़ा उनकी नज़म पढ़िए, उनकी दूसरी नज़में पढ़िए, आपको अंदाज़ा होगा कि उनको जहां खामी दिखती थी वो वहां ही दबाते थे, वहां ही उसी रग पर उंगली रखते थे। मुसलमानों की पसहिमती, मुसलमानों की बेअमली, मुसलमानों की कम अमली को भी उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए आगे बढ़ाया है, उजागर किया है। फर्जी लतीफ़ा उनकी नज़म आप पढ़िए, उनकी ये नज़म पढ़िए नई तहजीब। वो सर सईद अहमद खान के भी मुखालिफ थे। भाई सईद तो कुछ दीवाने हैं, वो भला किसकी बात माने। वो कहते थे कि सर सईद अहमद खान अंग्रेज़ हो गए हैं इसलिए, लेकिन आखिर पर कबूल कर दिया। हमारी तो बातें ही बातें हैं, भाई सईद काम करते थे कि सर सईद ने काम किया और हमने सिर्फ बातें की। लेकिन अंग्रेज़ी तहजीब को इसने कभी तस्लीम नहीं किया, कभी कबूल नहीं किया। बदला ज़माना ऐसा कि लड़का पासा सबक कहता है उस्ताद से बिल पेश कीजिए। तो ये चीज़ें वो उजागर करते रहे, मगरबी तहजीब की खामियां, इसकी बुराइयों को उजागर करते रहे। और ये नज़म भी है बुनियादी तौर पर, ये उनका जो उनकी जो मज़म्मत है, उनकी जो रेजिस्टेंस है, उनकी जो मुदाफ़त है मगरबी तहजीब के ख़िलाफ़, वो इस नज़म में दिखाना चाहते हैं कि अगर ये तहजीब यहाँ पर हावी हो गई तो क्या तबाहियाँ और क्या क्या चीज़ें उससे हो सकती हैं। तो मैं एक बार, आप गौर कीजिएगा, मैं एक बार इस नज़म की किरत करूँगा, एक बार इस नज़म को पढ़ूँगा, आप ध्यान दीजिए। नई तहजीब, अकबर इलाहाबादी की नज़म है। इसका पहला शेर है, ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे।
ये मौजूदा तरीके राही ये मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे, नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी। नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी। न ऐसा पेच जुल्फों में, न ऐसा पेच जुल्फों में, न गेसों में ये खम होंगे। नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी। न ऐसा पेच जुल्फों में, न गेसों में ये खम होंगे, न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी। शेर है, गौर कीजिएगा।